हेलो साथियों, ज्ञान गढ़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बीपीएससी ट्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगातार वे में हम लोग कर रहे हैं। आई होप कि अभी तक तैयारी बहुत बड़े पैमाने पे हो गया होगा। और जो एग्ज़ाम बीपीएससी ने जो एग्ज़ाम मार्च में ली थी, जो कैंसिल हुआ है, उसका डेट आ गया है, शायद 21 या 22 जून। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ ही जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाएं, बिल्कुल समय को नहीं गंवाएं। क्वेश्चंस साइंस के माध्यम की बात करें, हम साइंस की, यानी अगर आप जो इनका साइंस कंप्लीट साइंस है वो तो क्लियर होगा ही। और जीएस पेपर यानी जो सब्जेक्ट से संबंधित जो है बीपीएससी 80 क्वेश्चन पूछती है। और जीएस की बात करें तो जिसमें 40 क्वेश्चन, उस 40 क्वेश्चन में भी साइंस रहता है, चाहे वो मैथ वाले के हो, चाहे ज्योग्राफी की बात करिए, हिस्ट्री की बात करिए। हम +2 की बात कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसमें भी कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन साइंस का रहता है। तो ओवरऑल साइंस का वेटेज सभी के लिए बहुत ही समझिए कि ज़्यादा है। इसलिए आप जो है जो ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक देखिए और बनाइए। नहीं देखिएगा, नहीं बनाइएगा तो घाटा आपको होगा। क्योंकि कौन ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें ज्ञान घर का क्वेश्चन टकराया नहीं। आप बिहार दरोगा की बात करिए, जो क्वेश्चंस कराए 20 में से 12 क्वेश्चन बिहार दरोगा का रहा। ठीक उसी तरह से बात करिए किसकी, बीपीएससी टीचर की। मैंने अभी 2 एग्ज़ाम के लिए मैंने कराया है, जो एग्ज़ाम हो चुका है। बिहार एसएससी का भी मैंने कराया है, जो एग्ज़ाम होने वाला अभी कब होगा इसकी ये कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन बीपीएससी ट्री की एग्ज़ाम की बात करें या बीपीएससी ये बिहार दरोगा की बात करें, उसमें क्वेश्चंस डायरेक्ट देखने को मिला है। इसलिए आप जो है हल्के में बिल्कुल नहीं लीजिए। भगवान से प्रार्थना है कि आपका सिलेक्शन चयन इस बार बीपीएससी शिक्षक के रूप में हो जाए। आइए हम लोग सेट पे आते हैं। क्वेश्चंस आज का जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया हुआ है और बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। दिख रहा होगा शायद आपको स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इसको जो है बढ़ाऊंगा ताकि आपको देखने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत कठिनाई का सामना करना ना पड़े। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, देखिए अब तो दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपका कह रहा है इफ अ रेजिस्टेंस कॉइल इज मेड बाय ज्वाइनिंग इन पैरेलल टू रेजिस्टेंस, ठीक है, ईच ऑफ 2 ओम। यानी कहने का मतलब आपके पास 2 रेजिस्टेंस दे दिया है और सभी का वैल्यू है आपका 2 ओम 20 ओम, सॉरी 2 ओम नहीं, 2 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम लोग इस प्रकार सूचित करते हैं, 2 रेजिस्टेंस हमारा दिया है, दोनों का वैल्यू क्या है 20 ओम 20 ओम। मतलब रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रा जो होता है ओम होता है, ये इस तरह से आपको लिखा जाएगा। ये हमारा रेजिस्टेंस दिया, दोनों को कह रहा है कि कनेक्ट पैरेलल किया जा रहा था। पैरेलल तभी होगा जब आमने सामने होगा, इसको कनेक्ट किया जा रहा, ठीक है। और इसको जोड़ दिया जाए एक बैटरी से, किससे, एक बैटरी से, जिस बैटरी का जो वोल्ट सप्लाई कर रहा है कितना 20 वोल्ट, कितना है 20 वोल्ट सप्लाई कर रहा। अब बताइए मुझे इसमें करंट कितना जाएगा। करंट हमारा नहीं दिया हुआ, आई निकालना है, ठीक है। कह रहा है क्या कि जो 20 वोल्ट यानी 2 वोल्ट जो सप्लाई हो रही है कितना देर तक 100 सेकेंड तक टाइम, यानी 20 वोल्ट की जो बैटरी सप्लाई कर रही है, एनर्जी सप्लाई कर रही है 100 सेकेंड तक। आपसे क्या पूछा था, हीट प्रोड्यूस इन द कॉइल इज। ऑब्वियस बात है कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और करंट का जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन, जब अपोजिट नेचर का होगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा और फ्रिक्शन होने से हीट डेवलप करेगा ही करेगा। तो आपसे पूछा कि हीट कितना डेवलप करेगा, और याद से रखिए हीट का फॉर्मूला लिख लीजिए। हीट जो होता है I² होता है, जहाँ आई क्या है करंट है, आर क्या है प्रतिरोध है, और टी हमारा टाइम है, टाइम आपका दिया हुआ है। आपका आई नहीं दिया हुआ, आई निकालना है। कैसे निकाल लेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 20 वोल्ट सॉरी 20 ओम, यहाँ भी 20 ओम है, इसमें सप्लाई कर रहा 2 वोल्ट, तो इसमें टोटल करंट कितना जा रहा हमारा। तो सबसे पहले इसका इफेक्टिव हमारा रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब 2 रजिस्टर्स पैरेलल में दिया जाए तो हमारा उसका आर इक्विवेलेंट होता है, आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल लीजिएगा 20 × 20 प्लस 20 + 20, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 से ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 40, काटिएगा 0 से, ये हो जाएगा हमारा 10, यानी आर इफेक्टिव का वैल्यू हमारा निकल के आ गया 10। तो अब हमारा एक सर्किट बन जाएगा, ये हो गया, ये हमारा वोल्ट हो गया। अब ये हमारा करंट, इसका वैल्यू हो गया हमारा 10 ओम, इसमें हमारा 2 वोल्ट जा रहा है, ये करंट है।
आप ओम्स ला जानते हैं, ओम्स ला इक्वल टू होता है V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। जहां से आपका वोल्ट का मेनू पता है और R हमारा यहाँ टोटल है, तो हमारा यहाँ से I का वैल्यू निकल करके आएगा V बाई आर। जहाँ पे V कितना है 2 है और R कितना आया 10, तो यानी 1/5 हमारा निकल करके आया एम्पियर, 1/5। अब इसको पुट कर दीजिए फॉर्मूला में, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, सॉरी आई स्क्वायर आर टी। पुट करिए, I का वैल्यू हमारा 1/5 का स्क्वायर कर दीजिए, इंटू R का वैल्यू हमारा कितना है, कितना निकाले थे 10, और T हमारा कितना है 100 सेकेंड तक है। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 1/5 इंटू 10 इंटू 100। ये काटिएगा तो ये 2 बार में कट जाएगा, ये काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20 गुना 40, 40 आपका जूल। ये करेक्ट आंसर आपका हो गया। आंसर क्या है? सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आया? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद रखिए, जब आपसे पैरेलल का कहे रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये आर इक्विवेलेंट टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1 यानी n टाइम्स तक हमारा हो जाएगा। यहीं पे अगर हमारा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस जो है सीरीज में श्रेणी क्रम में जोड़ा रहेगा तो उसमें जो हमारा आर इफेक्टिव का वैल्यू होगा, आर इफेक्टिव सीरीज में R1 जो भी रेजिस्टेंस हमारा दिया हुआ है सबको आपस में ऐड कर दीजिए, वो हमारा सीरीज में दे देगा। ठीक है, तो इसको भी आप चाहे तो नोट कर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। एक बात यहाँ पे और मैं आपको बता दूं कि जब आपसे पूछा जाए कि कोई रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कनेक्टेड किया हुआ, तो इसमें किसमें से जो है किसका वैल्यू सेम रहने वाला है और किसका वैल्यू डिफरेंट रहने वाला, तो याद रखिएगा कि जब रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा जाता है तो पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल बोले तो विभवांतर, वोल्टेज सेम रहेगा, करंट हमारा डिफरेंट रहेगा। ठीक, वहीं जस्ट आपसे अगर पूछा कि दो रेजिस्टेंस है उसको हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो क्या हमारा सेम रहने वाला है, तो जब सीरीज में जोड़ा जाएगा तो करंट सेम रहने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंट रहने वाला है, और जब पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो करंट डिफरेंट रहने वाला है, पोटेंशियल सेम रहने वाला है। इसको आप माइंड में रख के चलिएगा, क्वेश्चंस बनता ही बनता है, पूछता है। चलिए तो हम लोग क्लीन करते हैं इसको। आइए अगला प्रश्न क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा था द सेंसिटिविटी ऑफ अ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सेंसिटिविटी का मतलब होता है लीस्ट पोटेंशियल डिफरेंस, कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस हो, उसी को हम लोग सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर कहते हैं। तो ये जो हमारा जो करता है, क्या करता है बताइए, ये जो हमारा इंक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कहने का मतलब जब हमारा लेस पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ावा दे रहा है, यानी कम से कम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसमें जो एनर्जी का सोर्सेज है, एनर्जी बढ़ाने का जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। तो यानी आप याद रखिएगा इंक्रीजिंग द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे मैं कह रहा हूं कि जो है एनर्जी गैप कम है, इसका मतलब क्या है, पार्टिकल आपस में कंपैक्ट है, जगह कम है। जब पार्टिकल आपस में कंपैक्ट होगा तो इसका मतलब उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। चलिए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, ये है हमारा 1 मिली एम्पियर है, इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। क्या क्वेश्चन पूछा, कह रहा है कि जब करंट जो किसी सर्किट से करंट जो है, करंट ये मान लीजिए कोई सर्किट है, इससे करंट पास कर रहा है ए, करंट हमारा पास कर रहा आई बराबर कितना, आई बराबर 1 मिली एम्पियर, राइट। ठीक है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड, टाइम बराबर हमारा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर किसी कॉइल से, किसी तार से 1 मिली एम्पियर करंट धारा प्रभावित हो रही है, तो हमारा 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन को लेकर बहा के चला गया होगा। तो आप जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, आप पढ़े होंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर होता है एनी। जो बात मैं बोल रहा हूं इसको आप एकदम ध्यानपूर्वक समझते चले जाइए। ये है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्जों की बंटवारा। मतलब चार्ज हमेशा जो होता है एक मल्टीपल इंटीजर में बंटवारा होता है। जिस प्रकार आप किसी होटल में जाएंगे और अगर अंडा खाने का इच्छा है तो आप या तो 1 अंडा मांगिएगा या 2 अंडा मांगिएगा। आप अगर आप कहिएगा कि 1 और आधा अंडा दो, 1.5 अंडा दो, तो कभी नहीं हो सकता है। आई बात समझ में। या होटल में जाइए, अगर रोटी खाने की इच्छा है तो आप या तो 1 खाइए या 2 खाइए या 3 खाइए, 1.5 नहीं खा सकते हैं क्योंकि आधा आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करती है तो मल्टीपल इंटीजर में फ्लो करती है। ठीक है,
वो फ्रैक्शन में इंटीजर यानी फ्रैक्शन में फ्लो नहीं करती, ये भी बात माइंड में रखिएगा। इसी बात को हम लोग बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है मल्टीपल नंबर में होता है, फ्रैक्शन नंबर में नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई बात समझ में? चलिए, और क्यू बराबर हमारा होता है IT भी होता है। क्यू बराबर IT बराबर क्या हो जाएगा? N। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन के वैल्यू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 होता है। ये N का वैल्यू आपसे पूछा है कि N का वैल्यू कितना हो जाएगा, और आपका करंट दे दिया है, टाइम दे दिया, तो N निकालिए। N बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, IT अपॉन E। लिख लीजिए, I कितना, करंट का वैल्यू कितना है? 1 मिली एम्पियर, यानी 1 मिली एम्पियर, यानी मिली जो है हमारा ऐसा मात्रक करंट का नहीं है, एम्पियर हमारा ऐसा मात्रक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मिली कितना से हीली, अगर मिली को हटाना होगा तो आपको इसके लिए तोहफा लेकर के आना पड़ेगा। 1 मिली की जगह 10 के पावर -3 लेके आना होगा, और ये एम्पियर को उठा करके एज इट इज ला के रख दीजिए, जैसे है वैसी ले आइए। और मिली की जगह क्या ले आइए? 10 के पावर -3। इसका मतलब क्या पता चला? 1 मिली 10 के पावर -3 से हिली। समझ में बात आई? यानी 1 मिली कितना से हिलेगा? तो 1 मिली 10 के पावर -3 से हिलेगा। तो ये माइंड में रखिएगा और पुट कर दीजिए यहाँ पे। 1 इंटू 10 के पावर कितना? -3, और टाइम कितना? 1 सेकेंड है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब इसको ऊपर ले आइए, ठीक है, और 10 के पावर -3, तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, 1 इंटू 1। ठीक है, चलो 10 के पावर -3 इंटू 10 के पावर कितना? बोलिए, +19 हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये हमारा 1.6 है, तो यानी 1/1.6 इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा? 19 में से 3 जाएगा तो 16। इसको डिवाइड करिएगा, 1/1.6 को डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 0.695। ठीक है, सॉरी 95 625 आएगा, इंटू 10 के पावर कितना? 16। एक डिजिट को हम क्या करें? आगे ले आए, यानी 0.625 इंटू 10 के पावर 15 करें, और इंटू 10 के पावर यानी 1 कर दे, तो हमारा क्या हो जाएगा बताइए? इस 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10 के पावर 15 हो जाएगा आपका आंसर। तो ये आपका ऑप्शन में है 6.25 इंटू 10 के पावर 15। ठीक है, चलिए, बस समझते जानना है ना, क्योंकि क्वेश्चंस क्या ना कि उस तरह से ड्राफ्टिंग में जो है नहीं, गैप नहीं होता कि मैं बता पाऊँ। यही जगह पे थोड़ा खींचबीच हो जा रहा होगा, तो इसके लिए थोड़ा माफ़ करिएगा। लेकिन जो चीज़ मैं लिखता हूँ उसको मैं बताते तो चलता हूँ, इसलिए आप जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। तो आपको अगर पता नहीं है कि रेजिस्टिविटी ऑफ वायर क्या होगा, तो एक फार्मूला लिख लीजिए। रेजिस्टेंस का 2 गो फार्मूला होता है, एक ओम्स लॉ से आता है, एक मटेरियल के आधार पे आता है। ओम्स लॉ से V = IR, ये ओम्स लॉ से। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, R बराबर हो जाएगा V/I। आई बात समझ में? और एक होता है मटेरियल से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = ρL/A, जहां पे रो क्या है? यही हमारा रेजिस्टिविटी है। क्या है? रेजिस्टिविटी है। आई बात समझ में? अब इसको रोक लीजिए, रेजिस्टिविटी रो बराबर क्या हो जाएगा? R × A अपॉन क्या? L। R × A अपॉन L हो जाएगा। अब मुझे बता दीजिए, ये रेजिस्टिविटी, इसके ऊपर क्या है? हमारा प्रतिरोध। अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारा एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा। अब देखिए ऑप्शन क्या है? डिक्रीज विद द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तो गलत है। इंक्रीज विथ लेंथ ऑफ द एरिया, ये भी गलत है आपका। डिक्रीज विथ लेंथ एंड इंक्रीज विथ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, आपका सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। एरिया अगर बढ़ेगा तो हमारा रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, लिख रहा है सही। इंक्रीज विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। डिक्रीज लेंथ हमारा जो है डिक्रीज करेगा तो हमारा रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी और लेंथ के बीच जो रिलेशन है व्यस्कर्मानुपाती का है। कैसा है? व्यस्कर्मानुपाती का है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। और रेजिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बीच जो संबंध है हमारा समानुपाती का है। तो ये भी आप माइंड में रखते चलेगा। ठीक है, यानी लेंथ और रेजिस्टिविटी के बीच कैसा संबंध है? तो व्यस्कर्मानुपाती का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। और रेजिस्टिविटी और एरिया के बीच कैसा संबंध है? तो याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समानुपाती का संबंध है हमारा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। इन अ कंडक्टर 4 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 2 सेकेंड। कह रहा है किसी चालक से 4 कूलम फ्लो हो रही है चार्ज
द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी 2 सेकंड तक, कितना सेकंड तक, 2 सेकंड तक फ्लो कर रही 4 कूलम, तो आप करंट का वैल्यू बताइए। तो मैंने अभी बताया चार्ज बराबर, जब धारा विद्युत धारा करंट दिया जाए और टाइम दिया जाए तो चार्ज का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, क्यू बराबर आई टी। क्यू दिया हुआ आपका 4 कूलम, 4 लिख लीजिए। आई टी आपसे पूछ रहा था, आई रहने दीजिए। टाइम आपका दे दिया 2 सेकेंड, 2 पुट कर दीजिए। इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा 4/2 बराबर क्या हो जाएगा आई। ये कटेगा हमारा कितना 2 एम्पियर, यानी करंट का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। द करेक्ट आंसर ऑप्शन है क्या, हाँ आपका 2 एम्पियर और एम्पियर लिख, दोनों तो एक ही है जी, एम्पियर एम्पियर लिखल है, एम्पियर कर लीजिएगा, ठीक है क्लियर। कभी कभी टाइपिंग में एरर हो जाता है, हर किसी से गलती होता है, आपसे भी गलती होगा, मेरे से भी गलती होगा, सबसे गलती होगा, क्योंकि भूलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कभी सांस भी बहुत तेज है, बहुत अच्छा, यानी मैं बात कंप्लीट किया नहीं और अब मेरी बात को आपने बोल दिया, इसका मतलब आप बहुत तेज हैं, बहुत तेज है, थोड़ा मोड़ा तेज नहीं, बहुत तेज है। चलिए, थ्रू अ सेमीकंडक्टर एन इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ, यानी सेमीकंडक्टर जब होगा तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नंबर ऑफ होल्स होगा, तो हमारा बी नंबर द करेक्ट आंसर। सेमीकंडक्टर कहने का मतलब ही आप समझ लीजिएगा क्या, कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, ठीक है, और होल्स है। होल्स के कारण क्या होता है कि उतना फ्लो में मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये सेमीकंडक्टर नाम पड़ गया। इलेक्ट्रॉन तो फ्री है बट होल्स के कारण उसमें क्या हो रहा है, रिपल्सिव हो रहा है, कभी अट्रैक्टिव हो रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा है, और नहीं करने के कारण वो हमारा पार्सली इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर पाता है। और सेमीकंडक्टर में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो हमारा टेम्परेचर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है, एक विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो हमारा सब इफेक्टेड हो जाता है टेम्परेचर से। किसे, टेम्परेचर से, ताप से। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है ऑल मेटल मोस्ट इफेक्टेड बाय होता है टेम्परेचर, ताप, ये माइंड में रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इज 4, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ताप का प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ता नहीं है, इसी को हम लोग पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर सबसे कम रेजिस्टेंस है तो हमारा कॉपर वायर का है। क्या है, कॉपर वायर का। यही वजह है कि अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि एक व्यक्ति, ये ओपन वायर है, ठीक है, ये कॉपर वायर है और इसको हम एक स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्विच से कनेक्ट कर रहे हैं, और इधर हमारा जो है करंट है, ये स्विच हमारे वायर है, यहाँ पे कॉपर वायर है, यहीं पे हम भी टच कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि करंट किधर फ्लो करेगा, तो आप बेझिझक बता दीजिए कि करंट जो है जिधर लेस रेजिस्टेंस होगा करंट उधर ही फ्लो करेगा, हम लोगों में करंट फ्लो नहीं करेगा। वजह, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस जो होता है कॉपर के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है, और करंट हमेशा जो है मूव करेगा लेस रेजिस्टेंस की तरफ, जहां प्रतिरोध डालने वाला बाधक कम होगा। आई बात समझ में। चलिए, तो यही वजह होती है, कभी कभी क्वेश्चन उलझा देता है। क्या उलझा देता है, एक ओपन वायर है, ठीक है, एक पर्सन है, और कॉपर जो है हमारा, यानी वायर जो है कॉपर का है, तो बताइए आदमी उसको टच कर लिया तो आदमी को करंट नहीं मार पा रही। वजह, इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करना आसानी समझेगा, कॉपर वायर में, क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस कम मिलेगा और हम लोगों में रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर पर्सन नीचे जूता पहना हो तब, अगर जूता नहीं पहना होगा तो उसको अर्थ मिलेगा और तुरंत में झटका मारेगा, पर्सन हो जाएगा स्वाहा। क्या हो जाएगा, बोलिए। चलिए, तो ये हमारा पॉजिटिव, यानी जिस पे टेम्परेचर का दाब यानी प्रभाव कम पड़ता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, कॉपर है हमारा। नेगेटिव, नेगेटिव की अगर बात कर दिया तो याद रखिएगा कार्बन है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेगेटिव कह दिया तो नेगेटिव आपका कार्बन है। आइए अगला प्रश्न, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। प्रतिरोधक का उल्टा क्या होगा, चालकता। एक है रोकने वाला तो दूसरा बढ़ाने वाला होगा, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, केसीएल इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, केसीएल होता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट। तो ये याद रखिएगा, ये जो होता है हमारा, ये नहीं
चार्जेस का जो होता है ना एक्युमुलेशन, यानी किसी नोड पर पॉजिटिव चार्ज का पाया जाना, यही हमारा किरचॉफ्स लॉ का जो है मेन मोटो, यानी बेस्ड ऑन द वोल्टेज कह लीजिए या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कह लीजिए, क्या कह लीजिए, सबसे सुपर वे कहिएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी नोड के तहत किसी नोड पर, नोड कहते हैं किसको है, जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है, जहाँ से कई दिशाएं आकर के एक जगह मिलती है, या 0 माइल कह लीजिए, कोई जो गोलंबर है वो गोलंबर हमारा नोड है, यानी उस गोलंबर से आपको चारों डायरेक्शन में जाने की गाड़ी की रास्ता, यानी चारों डायरेक्शन में रास्ता मिलती है, उसी को हम लोग कहते हैं गोलंबर या 0 माइल कह लेते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी हमारा जो किरचॉफ्स लॉ जो है, ये किरचॉफ्स लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बेसिस पे है, और हमारा एक्युमुलेशन ऑफ पॉसिबल एट नोड, ये हमारा जो है सी नंबर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एल्जेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अराउंड एनी क्लोज पाथ इन नेटवर्क इज इक्वल टू, यानी किसी क्लोज पाथ में जो होगा हमारा इनपुट बराबर आउटपुट, इसका मतलब जो हमारा एल्जेब्रिक सम होगा इनपुट बराबर आउटपुट, यानी इनपुट बराबर हम कह रहे हैं आउटपुट, तो इसको इधर लाइए, इनपुट माइनस आउटपुट करिएगा तो बराबर क्या जाएगा, 0 का हो जाएगा। तो यही हमारा क्लोज सर्किट में इनपुट माइनस आउटपुट जो होता है किसके बराबर होता है, 0 के, ये हमारा क्लोज सर्किट बनेगा। अगला प्रश्न है, अ जंक्शन वेयर 2 और मोर नेटवर्क एलिमेंट मीट इज नॉन एज, अभी मैंने आपको बताया कि एक जंक्शन यानी जहां पे कई डायरेक्शन से आकर के वायर या तार कोई चीज मिलता हो, उसी को हम लोग नोड कहते हैं, क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। तो हमारा 13 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेप ऑफ इंसिडेंस मैट्रिक ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, इसको तो ये तो आपको क्वेश्चन बहुत हेवी पूछ दिया है, ये नहीं, इसके डायरेक्ट याद रखिए, चूज अ नोड, चूज अ नोड पे रखिएगा डायरेक्ट, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग, किरचॉफ्स लॉ जो है ये आल्सो बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ही आधार पे मैक्सवेल जो है, मैक्सवेल लॉ भी आपका प्रूव किया गया है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के आधार पे। तो इसका मतलब किरचॉफ्स लॉ जो है कैन आल्सो रिप्रेजेंटेड मैक्सवेल इक्वेशन, ये भी माइंड में रखिएगा आप, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज यूज विथ किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ में जो होता है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज मैंने बताया, तो इसका मतलब चार्ज से संबंधित हमारा फैराडे लॉ भी है और कूलॉम्स लॉ भी है, तो इसका मतलब बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा हमारा। डी नंबर में दे रखा है बोथ बी एंड सी, यानी केसीएल जो किरचॉफ्स लॉ जो है हमारा वो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और फैराडे लॉ भी है हमारा चार्ज से संबंधित, और यानी फर्स्ट टाइम फैराडे ही जो है, फैराडे के अकॉर्डिंग ही चार्ज बराबर जो होता था, यानी चार्ज बराबर होता, यानी 1 मोल पे जो चार्जेस होता था कितना के बराबर होता था, 96,500 कूलम के बराबर, यानी फर्स्ट टाइम फैराडे ने इस बात को एक्सप्लेन किया था। तो ये चार्ज से ही संबंधित है, तो याद रखिएगा जो हमारा किरचॉफ्स लॉ है वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है, और हमारा फैराडे लॉ और कूलम्स लॉ दोनों आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज ड्राइव फ्रॉम किरचॉफ्स लूप लॉ, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर लीजिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल फील्ड यानी जब किसी वायर से, किसी तार से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो किया जाएगा तो उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिक के पास करने से, तो जब इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिक पास कराएगा, उसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा 17 का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग द एनालिसिस प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज यूज्ड फॉर द परफॉर्मिंग द एनालिसिस प्रोसेस, यानी कौन है बताइए, यानी आपसे पूछे, यानी वोल्टेज लॉ में ही पूछा है, तो वोल्टेज लॉ में हमारा क्या हो जाएगा, देखिए किरचॉफ्स करंट लॉ होता है और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ की बात करिएगा तो उसमें करंट की बात करेगा, और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ तो इसमें आपको क्लियर नहीं किया, यानी कह रहा किरचॉफ्स लॉ से जो है आपका कौन कौन पैरामीटर को डिराइव किया जाता है, तो याद रखिए करंट को भी और वोल्टेज को। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, बोथ ए एंड बी। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल इज परफॉर्म्ड यूजिंग, ये हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है ये हमारा क्लोज सर्किट से रिलेटेड होता है, किससे होता है, क्लोज सर्किट से, और क्लोज सर्किट को हम लोग कहते हैं मेश एनालिसिस, जहां क्लोज की बात आ जाएगा उसको हम लोग मेश एनालिसिस कहेंगे, क्या कहेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है मेश एनालिसिस होता है। तो ये हमारा आंसर बी नंबर इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ कह रहा, किरचॉफ्स करंट लॉ इज परफॉर्म यूजिंग, तो यहाँ होता है यानी आपका यानी ब्रांच, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, ऑरिजिन है, इधर से भी आ रहा, इधर से भी आ रहा, इधर से भी आ रहा करंट, मान लीजिए कि आ रहा, सभी कहाँ हो रहा है, एक जगह मिल रहा है, हर दिशा से आने वाली कोई एक पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आए, उसी को हम लोग कहते हैं नोड, क्या कहते हैं, नोड।
तो करंट की जो मामला होती है तो हमारा जो होता है नोडल एनालिसिस, क्या होता है, नोडल एनालिसिस होता है, क्योंकि एक पॉइंट पे आकर के मिल रहा होता है। वोल्टेज की बात होती है तो वोल्टेज हमारा सर्किट से संबंधित होता है, तो याद रखिए जो सर्किट से संबंधित होता है उसको हम लोग कहते हैं मेश एनालिसिस, जो हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ की बात करेगा, और किरचॉफ करंट लॉ की बात करेंगे तो हमारा नोडल एनालिसिस हो जाएगा। तो हमारा बी का ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। द इक्वेशन ई इक्वल टू आई आर इज अप्लीकेबल टू विच लॉ, यानी ई इक्वल टू मतलब ई एम एफ भी कह लीजिए, ई एम एफ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कह लीजिए, या इसी को आप भी कहिए, भी इक्वल टू आई आर इज अप्लीकेबल फॉर, तो याद रखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ है ना, ये अप्लीकेबल है किससे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी वोल्टेज इक्वल टू है आई आर, जो आपका ओम्स लॉ, यानी ओम्स लॉ को भी ये क्या करता है, वैलिड करता है, और ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। आई बात समझ में। चलिए, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इज, यानी आइसोब्यूटाइल, तो आइसो समझिए कहते किसको है, जिससे मान ली कि एक स्ट्रक्चर मान ली कुछ इस तरह से है, यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं है, ये सीधा लाइन है, जिसका कोई लाइन नहीं होगा इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर कहेंगे, नॉर्मल संरचना। ठीक है, अगर इसी की बात करिए, मैं यानी कार्बन है, 4 कार्बन यहाँ भी है और मैंने यहाँ भी 4 कार्बन ले लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अगर हम लोग अगर इसको घर बनाएंगे तो एक घर के अंदर 3 आ जाएगा, हमारा ये बच जाएगा। आए बात समझ में। तो अगर मान लीजिए नंबरिंग की बात करिएगा तो या इस इंड से नंबर कर सकते हैं हम लोग, या इस इंड से करेंगे, इधर से करेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर पे हमारा एक बेटा लटकता हुआ नजर आ रहा है। अगर 2 नंबर कार्बन पे अगर एक बेटा लटकता हुआ नजर आएगा, एक कार्बन वाला, तो इसका स्ट्रक्चर का नाम पड़ता है आइसो। क्या नाम पड़ता है, आइसो। ठीक, अगर इसी को स्ट्रक्चर को हम कुछ ऐसे करें और ऐसे करें, इसको घेर लीजिए, ठीक है, नंबरिंग करिए 1 2 3। अब देखिए 2 हमारा जो है ये हमारा इस घर का हिस्सा नहीं है, ये कार्बन जो है इस घर का हिस्सा नहीं है, और ये कार्बन भी इस घर का हिस्सा नहीं है। तो ये जब दोनों अलग अलग यानी जो होगा 2 ही नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से नीचे वाला भी जुड़ा हुआ है, 2 नंबर कार्बन से ऊपर वाला भी जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए 2 नंबर कार्बन से एक कार्बन वाला बेटा 2 को मिले, तो उसको हम लोग कहते हैं नियो। क्या कहते हैं, नियो कहते हैं। आए बात समझ में। अब चलिए आपसे पूछा क्या है, आइसोब्यूटाइल। तो अभी देखो ब्यूटाइन बोले तो यानी कार्बन की संख्या 4 होगी, तो ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, आइसो का। किसका है, आइसो। क्या कार्बन है, 1 2 3 4। जब आइसो लगाइएगा तो टोटल कार्बन को काउंट कर लीजिएगा, ये हमारे 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। अब यहाँ पे जोड़ दिया, नहीं हमारा जोड़ दिया, क्या जोड़ा है, क्लोराइड। यहाँ पे आपका जोड़ दिया है क्लोराइड, Cl जोड़ दिया है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर यानी कुछ इस प्रकार जो स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, CH3, इस कार्बन को सेंटर मान लीजिए, और सेंटर मान लीजिए इस कार्बन से क्या, ये भी कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन इसी से जुड़ा हुआ है, ये भी कार्बन इसी से जुड़ा है, यानी इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 जुड़ा हुआ है, तो ये 3 हम लगा दिए। ये हाइड्रोजन इसलिए यानी खाना पूर्ति के लिए, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड बना रहा है, कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, 3 बॉन्ड कमी है, तो 3 बॉन्ड को पूरा करने के लिए आएगा हाइड्रोजन। इससे ये पता चल रहा है कि कार्बन जा रहा है ससुराल और उसके स्वागत में आ रहा है हाइड्रोजन, यानी कार्बन कहाँ जा रहा है, ससुराल जा रहा है, और उसके स्वागत में कौन आ रहा है, हाइड्रोजन। ऑब्वियस बात है, कभी कभी देखते भी होंगे कि जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले आपको परोसा जाता है पानी, तो हाइड्रोजन में पानी है। आए बस इतने से याद रखिए कि कार्बन जा रहा कहाँ, कार्बन चला ससुराल और हाइड्रोजन आया उसके स्वागत में। ठीक है, चलिए, तो हमारा ये मेंटेन में है। इस कार्बन से, किस कार्बन से, यानी इस कार्बन से 3 जुड़ा हुआ, तो तीनों मैं लिख दिया, और यहीं पे जुड़ा हुआ Cl। तो अब देख लीजिए, इसी को बोलते हैं हम लोग आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये हमारा आपका डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा लगा होगा कि आपको टफ है, लेकिन एक बार समझ लेंगे तो फिर कोई टफ है नहीं। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ स्पाइन, यानी स्पाइन का वैल्यू कितने होते हैं, क्वांटम नंबर स्पाइन का कितने वैल्यू होता है, तो ये याद रखिएगा। स्पाइन कहते किसको हैं, ये हमारा ऑर्बिटल। क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में रहता है 2 ही इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारा बताता है अपवार्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक होता है अपवार्ड में और एक होता है डाउनवार्ड में। इसका जो वैल्यू होता है, इसका अगर अपवार्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउनवार्ड को हमारा लेना पड़ेगा नेगेटिव। एक का वैल्यू होता है +½ तो दूसरे का वैल्यू होता है -½ तो बताइए टोटल वैल्यू कितना, एक पॉजिटिव वाला है और एक नेगेटिव वाला है, टोटल वैल्यू कितना पॉसिबल है, 2 ही, या तो पॉजिटिव यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, तीसरा कुछ नहीं आएगा। तो यही हमारा जो है पूछा है कि आपका वैल्यू यानी स्पाइन का वैल्यू कितने होते हैं, तो मैक्सिमम 2 ही हो सकता है। याद रखिएगा, एक का वैल्यू अगर अपवार्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो आपको डाउनवार्ड को नेगेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है। आपकी मर्जी, अगर डाउनवार्ड को पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपवार्ड को नेगेटिव लेना पड़ेगा। आप स्वतंत्र जिसको ले लीजिए। आइए अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो लेंथ ऑफ DNA, DNA आधारित ही है हमारा
ठीक है, चलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन एक हार्मोन्स है। थायरोक्सिन क्या है? हार्मोन है जो कौन सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन जो हार्मोन सिक्रीट करता है थायराइड ग्लैंड, कौन? थायराइड ग्लैंड। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो इसकी लेवल बढ़ जाती है, ड्यूरिंग सॉरी इसकी लेवल क्या होता है? लेस, कमती है, हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो मतलब कम, ठीक है, ये कम जाता है तो याद रखिए डिक्रीज सेवरल फोल्ड्स इन द मेटेरियल ब्लड, मेटरनल ब्लड कह लीजिए। ये हमारा आपका सी नंबर क्वेश्चन। इसके आगे आगे भी क्या है? क्या नहीं है? एक कहानी, एक बात और हमेशा याद रखिएगा, जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन जो हार्मोन्स है, ये आपका बॉडी टेम्परेचर को भी बैलेंस करने में काम करता है। और थायरोक्सिन के ही कारण जो फ्रॉग होता है वो अपने बॉडी को सेटअप कर पाता है, यानी ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह पाता है और कम टेम्परेचर में भी रह पाता है, पानी में भी रह लेता है और अर्थ पे भी रह लेता है। ये वजह है थायरोक्सिन का। तो 25 क्वेश्चन के साथ आपका सेट होता है कंप्लीट। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, जहाँ भी रहें हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। ज्ञान घर को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल को आप इंस्टॉल भी करें। बहुत जल्द चैनल के माध्यम से आप तक क्वेश्चन पहुँचने वाला है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।